यह देखकर इत्सुकी ने कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ ऊपर देखा। यह जानकर कि मॉन्स्टर किसी स्किल की वजह से इतना बड़ा बना है, उसने कहा कि यह तो आसान होगा। एक हाथ से उसने उस विशाल पत्थरीले शरीर को थामा और अगले मूव की तैयारी करने लगा। इधर बाहर किनोशिदा रेई के एक आदमी को ओगा के साथ हुई घटना की खबर मिली और वो हैरानी से जम गया। उसके पीछे किनोशिदा रेई सुनहरी वेस्ट पहने शांति से बैठा था। उसने आंखें सिकोड़ी और आदमी को चेताया कि उसके सामने शोर न मचाए। सूट पहने आदमी ने सिर झुकाया और माफी मांगी, कहा कि बस इतना अनएक्सपेक्टेड था। किनोशिदा ने पूछा कि क्या हुआ। आदमी ने अर्जेंटली बताया कि किसी ने ओगा को हराया और जबरदस्ती स्टेज में घुस गया। यह सुनकर किनोशिदा ने दांत पीसे और हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास तोड़ दिया। उसने सवाल किया कि ओगा क्या कर रहा था। उसे याद आया कि ओगा हमेशा शेख ही मारता था कि लेवल 30 से नीचे कोई उसकी डिफेंस नहीं तोड़ सकता। उसने सोचा कि शायद लेवल 30 या उससे ऊपर का कोई अवेकेंड आया होगा, लेकिन आदमी ने जल्दी समझाया कि मॉन्यूमेंट्स के हाल के सर्च की वजह से लेवल 30 से ऊपर के सभी अवेकेंड उन्हें हैंडल करने में व्यस्त हैं और यहां आने का वक्त नहीं होना चाहिए। उसने जोड़ा कि फ्लेमिंग रॉक एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर चैलेंजर्स मोस्टली लेवल 10 के रूकीज होते हैं। यह सुनकर किनोशिदा ने चिल्लाया कि लेवल 10 ओवा को नहीं हरा सकता। उसके पीछे गार्ड ने सीरियस चेहरे के साथ नीचे देखा और कहा कि थोड़ा वक्त मिले तो डिटेल्ड जानकारी इकट्ठा करेगा। किनोशिदा ने वेस्ट एंड टाई ठीक किया और कहा कि जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, चाहे दुश्मन लेवल 30 का भी हो, वो खुद पहले ही यहां है। उसने कहा कि फ्लेमिंग रॉक एग्जीक्यूशन ग्राउंड अपने जिद्दी डिजास्टर बीस्ट्स के लिए जाना जाता है जो चैलेंजर्स को स्लो करते हैं। उसने जोड़ा कि अभी निकलें तो वक्त पर पहुंच जाएंगे, लेकिन गार्ड ने कहा कि दुश्मन की पहचान अज्ञात है, इसलिए फिर भी सावधान रहना चाहिए। यह सुनकर किनोशिदा का चेहरा सख्त हो गया। उसके ग्लासेस चमके जैसे। उसने गार्ड को कहा कि वो पहले ही कह चुका है कि अभी जा रहे हैं और उसे दोहराना नहीं चाहिए। गार्ड सख्त हो गया, घबराहट से पसीना आया और धीरे से जी कहा। किनोशिदा ने आत्मविश्वास से हाथ ऊपर उठाया और ऐलान किया कि किनोशिदा फैमिली का विरोध करने वालों को पछताना पड़ेगा। उसी वक्त स्टेज के अंदर इत्सुकी के चारों तरफ नीली एनर्जी लोटस उठी। उसके पीछे एक चमकती स्क्रीन आई, 100%। यह देखकर इत्सुकी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब उसे चूहे की तरह इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। वो उस विशाल स्टोन बीस्ट के ऊपर खड़ा था और बीस्ट के माथे पर एक चमकती नीली लोटस खिली हुई थी। उसी पल हवा में एक सिस्टम विंडो खुली जिसमें अनाउंस हुआ कि बी रैंक स्किल गिगांटिफिकेशन का एनालिसिस पूरा हो गया। इत्सुकी ने हैरानी से विंडो देखी। उसने धीरे से कहा कि नई स्किल मिलने की बजाय कुछ और हुआ। उसे एहसास हुआ कि क्लियर ऑर्ब लेवल 2 पर पहुंच गया और उसने नए इफेक्ट्स चेक किए। विंडोज की एक और सीरीज आई, क्लियर ऑन ऑर्ब लेवल 2। अब 5 मीटर प्रति सेकंड पर परफेक्ट स्फीयर फायर करता है, सभी दुश्मनों को पियर्स करता है, डिफेंस इग्नोर करते हुए। नया इफेक्ट, एक्टिवेशन के बाद अतिरिक्त मैजिक खर्च करके ऑर्ब का साइज एडजस्ट किया जा सकता है। पैसिव इफेक्ट, जब भी क्लियर ऑन ऑर्ब से यूजर से ज्यादा डिफेंस वाले दुश्मन को हराया जाए, फ्लाइट स्पीड 200% बढ़ती है। इत्सुकी विंडो देखकर हैरान था कि पैसिव इफेक्ट 100 से 200% हो गया। और सबसे जरूरी बात, वो मैजिक से ऑनर्ब का साइज कंट्रोल कर सकता है। यह सोचकर वो एक्साइटेड था। उसके चारों तरफ पावर उठी, जैसे नीली एनर्जी लॉट्स खिली। इत्सुकी ने कहा कि नई एबिलिटी को तुरंत आजमाना चाहता है और चमकती एनर्जी उसके शरीर को घेरने लगी। एक और विंडो आई जो अपग्रेड कंफर्म करती थी, क्लियर ऑर्ब लेवल 2 एक्वायर्ड। सभी स्टैट्स 20 बढ़े, सारे डिबफ्स हटे, चोटें पूरी तरह ठीक हुई। दूसरी विंडो पर नई स्टेटस दिखी, अटैक 280, एगिलिटी 280, डिफेंस 280, मैजिक 280। इत्सुकी उस विशाल स्टोन बीस्ट के ऊपर कूदा और उसके पास एक विशाल काला चमकता फ्लावर दिखा जो पावर से धड़कता था। उसने मन में सोचा कि यह सारी मैजिक खर्च कर रहा है ताकि अभी पॉसिबल सबसे बड़ा ऑनर्क बना सके। स्टोन बीस्ट ने चमकती पीली आंखों से उसे ऊपर घूरा, जैसे एनर्जी की दरारें उसके शरीर पर फैलती रहीं। इत्सुकी ने चिल्लाकर स्टोन बीस्ट को कहा कि सबसे बड़ा क्लियर ऑर्ब लो। विशाल फ्लावर पंखुड़ियों की तरह खुला और एक ताकतवर क्लियर ऑर्ब रिलीज किया। वो भारी ऑर्ब नीचे गया और स्टोन बीस्ट से टकराया। उसके शरीर के आर पार ब्लास्ट होता रहा जैसे इत्सुकी ने पूरी ताकत से हमला किया। वार के बाद इत्सुकी ने हाथ नीचे किया और मुस्कुराया। उसने मजाक में सोचा कि क्या थोड़ा ज्यादा हो गया। उसके पास एक छोटी विंडो दिखी, मैजिक 0, आउट ऑन ऑफ 280। जैसे स्टोन मैन तबाह हुआ, एक सिस्टम विंडो आई, जायंट स्टोन मैन लेवल 15 डिफीटेड, क्लियर ऑर्ब, फ्लाइट स्पीड 200% बढ़ी। टूटते पत्थरों के मलबे के बीच इत्सुकी ने चारों तरफ की तबाही देखी। उसे एहसास हुआ कि सारी मैजिक खर्च करके बनाया ऑनर्ब इतना विशाल बन गया था। उसने शांति से उसकी पावर देखी। ऑनर्ब की फ्लाइट स्पीड 7 मीटर प्रति सेकंड पहुंच गई थी।
उसने मन में सोचा कि अगर इस स्टेज को 2 बार और क्लियर किया तो यह गाड़ी जितनी तेज हो जाएगी। तभी एक नई सिस्टम पैनल पर स्किल की जानकारी आई। क्लियर ऑन नर्ब लेवल 2। एक्टिव इफेक्ट, फिक्स्ड पाथ पर परफेक्ट स्फीयर फायर करता है। स्फीयर 7 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है और सभी दुश्मनों को पियर्स करता है, डिफेंस इग्नोर करते हुए। एक्टिवेशन के बाद ज्यादा मैजिक खर्च करके ऑनऑर्ब का साइज एडजस्ट किया जा सकता है। पैसिव इफेक्ट, जब भी क्लियर ऑनऑर्ब से यूजर से ज्यादा डिफेंस वाले दुश्मन को हराया जाए, फ्लाइट स्पीड 200% बढ़ती है। करंट टोटल इंक्रीज 700%। इत्सुकी ने जानकारी पढ़ते हुए हाथ में एक चमकता हरा क्रिस्टल पकड़ा। उसने माना कि अब तक पैसिव इफेक्ट्स को इग्नोर करता रहा, लेकिन अब देख रहा है कि ये कितने यूजफुल हैं। धूल उसके चारों तरफ बैठती रही जैसे वो आगे बढ़ा। फिर उसने एक और पैसिव स्किल के बारे में सोचा। लॉर्ड्स बर्स्ट की पैसिव सभी स्किल्स की रेंज बढ़ाती है। इसका मतलब क्लियर ऑर्ब की रेंज भी साथ बढ़नी चाहिए। उसने लॉटस बर्स्ट की पैसिव इफेक्ट चेक की। जब भी लॉटस बर्स्ट से लेवल 1 या उससे ऊपर के किसी जीव को हराया जाए, सभी स्किल्स की रेंज 1% बढ़ती है। यह देखकर इत्सुकी ने हल्की मुस्कान के साथ पास तैरती सिस्टम पैनल को देखा। इत्सुकी ने सोचा कि अगर लॉटस बर्स्ट की पैसिव इफेक्ट बढ़ाता रहा तो एक दिन हजारों या दसियों हजार मीटर दूर से डिजास्टर बीस्ट्स को हरा सकेगा। तब बाहर एक चमकती हरी डिस्प्ले स्क्रीन जली। चैलेंज का रिजल्ट दिखा। चैलेंज सक्सेसफुल। स्टेज लेवल 15। चैलेंजर टेनमा इत्सुकी। टाइम यूज्ड 3 मिनट 1 सेकंड। स्टेज क्लियर, रिकॉर्ड अपडेटेड। यह देखकर भरी भीड़ ने तुरंत रिएक्ट किया। एक आदमी ने बेयकीनी से चिल्लाया कि 3 मिनट 1 सेकंड नामुमकिन है। दूसरे ने कहा कि 5 लोगों की पार्टी को भी 10 मिनट से ज्यादा लगते हैं। किसी ने सोचा कि क्या इत्सुकी ने सभी डिजास्टर बीस्ट्स को एक ही हमले में हराया। दूसरे ने बताया कि उसने तिवाजिन का 3 मिनट 19 सेकंड का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और पूछा कि यह कैसा मॉन्स्टर है। सब मुड़े जब किसी ने अनाउंस किया कि वो बाहर आ रहा है और आवाजें आईं। एक ने सवाल किया कि वो अभी भी लेवल 0 क्यों है और सोचा कि क्या क्लियर नोटिफिकेशन कोई बग है। उन्होंने उसे देखा और कहा कि वो घायल भी नहीं है, बस थोड़ा गंदा है, तो उन्हें यकीन नहीं कि उसने सच में क्लियर किया। चोआ आर्मर में आगे आई, मुस्कान के साथ, जैसे एक हरी बटरफ्लाई उसके चारों तरफ उड़ रही थी। वो खुश थी कि इत्सुकी ने स्टेज फिर बिना खरोंच के क्लियर किया और तिवाजिन का रिकॉर्ड फिर तोड़ा। उसने माना कि वो हमेशा उसे सरप्राइज करता है। चोआ ने चश्मा ठीक किया और कंट्रोल्ड लहजे में माना कि चैलेंज अनएक्सपेक्टेडली जल्दी खत्म हो गया। इत्सुकी ने कैजुअल जवाब दिया। उसने कहा कि अंदर के डिजास्टर बीस्ट्स डिफेंस में कमजोर थे, इसलिए आसानी से हरा दिया। चमकती बटरफ्लाई इत्सुकी के सामने मंडराई। उसने हैरानी से देखा और पूछा कि यह क्या है। चोआ ने शांति से समझाया। उसने कहा कि उसकी जॉब शिकागामी यूजर है और यह चमकती बटरफ्लाई उसका शिकागामी है। इत्सुकी ने बटरफ्लाई को अपने हाथ के पास फड़फड़ाते देखा। उसने धीरे से उसका नाम दोहराया, तोमाचो, और माना कि यह पहली बार शिकागामी देखा है। उसे यह खूबसूरत लगा। उत्सुकता से उसने चोआ से पूछा कि कौन कौन से अवेकेंड जॉब्स होती हैं। उसके सवाल से चोआ चौंकी और पूछा कि इतनी बेसिक बात क्यों नहीं पता। फिर वो समझाने लगी। जॉब्स 4 मेजर टाइप्स में बंटी हैं। उसने कहा कि अब तक उसे 3 से सामना हो चुका होना चाहिए। उसने हाथ उठाया और एक्सप्लेन करना शुरू किया। पहला टाइप, एलिमेंटलिस्ट। एलिमेंटलिस्ट्स 7 एलिमेंट्स कंट्रोल करते हैं, फायर, वाटर, वुड, मेटल, अर्थ, विंड और लाइटनिंग। उसने कहा कि अवेकेंड जॉब्स में एलिमेंटलिस्ट्स की आबादी सबसे ज्यादा है और मिनिमम कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है। उसने बताया कि उसका क्लासमेट जो इलेक्ट्रिसिटी अटैक्स यूज करता था और ओगा, वो मस्कुलर आयरन स्किन्ड आदमी, दोनों इसी टाइप के थे। फिर उसने दूसरा टाइप इंट्रोड्यूस किया, शिकागामी यूजर। शिकागामी यूजर्स ऐसे शिकागामी समन कर सकते हैं जो सिर्फ अपने मास्टर की बात मानते हैं। बटरफ्लाई के पास एक नीली सिस्टम विंडो आई जिस पर दिखा, टोमाचो, लीफ रैंक लेवल 15, स्किल अनडिस्क्लोज्ड, स्टेटस अनडिस्क्लोज्ड। चोआ ने आगे बताया कि शिकागामी अपने मास्टर के साथ जन्म से होता है। फिर एक और सिस्टम विंडो आई जिस पर उसकी खुद की स्टेटस दिखी, इजुमी चोआ, ह्यूमन, लेवल 6, जॉब, शिकागामी यूजर, गिफ्ट, ग्रेड 2, अनडिस्क्लोज्ड, शिकागामी, अनडिस्क्लोज्ड, स्टेटस अनडिस्क्लोज्ड। सब समझाने के बाद उसने पूछा कि कोई सवाल है। इत्सुकी ने उसका शिकागामी देखा और फिर पूछा कि उसका अपना लेवल उसके शिकागामी के लेवल से कम क्यों है। उसने जोर से सोचा कि क्या वो सच में एक वेटर्न अवेकेंड है। उसके शब्द चोआ को तीर की तरह लगे। उसने मन में सोचा कि क्या इत्सुकी को तकल्लुफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चोआ ने थकी हुई एक्सप्रेशन के साथ माथे पर हाथ रखा और समझाया कि शिकागामी भी एक्सपीरियंस एब्जॉर्ब करता है और लेवल अप होता है। इसी वजह से वो हमेशा अपने मास्टर से ज्यादा लेवल पर होते हैं। यह सुनकर इत्सुकी का चेहरा बदला। उसके चेहरे का आधा हिस्सा छाया में डूब गया
और आंखें ठंडी चमकी। उसने कहा कि उस केस में किसी शिगामी यूजर से लड़ते वक्त सीधे उस इंसान को टारगेट करना ज्यादा तेज होगा। यह देखकर चोआ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने नोटिस किया कि उससे फिर नेगेटिव ऑनरा निकल रही है और सोचा कि उसके साथ क्या हो रहा है। इत्सुकी ने फिर शांति से उसे देखा और पूछा कि और क्या है। अब तक सिर्फ 2 टाइप्स बताई हैं। चोआ ने खुद को सीधा किया और बताया कि तीसरी जॉब अभी सबसे रहस्यमयी है, जिसके बारे में सबसे कम जानकारी है। उसने इत्सुकी की तरफ इशारा किया और कहा कि उसकी जॉब ऑर्डर ब्रेकर है। इत्सुकी ने चुपचाप सुना जैसे वो आगे समझाती रही। उसने कहा कि यह जॉब रहस्यमयी इसलिए है क्योंकि हर ऑर्डर ब्रेकर के पास अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, जैसे वो नीला लोटस फ्लावर एबिलिटी जो उसने पहले दिखाई। फिर उसने बताया कि कुछ ऑर्डर ब्रेकर्स अपने शरीर का साइज बदल सकते हैं, कुछ इनफाइनाइट क्लोन्स बना सकते हैं और कुछ रबर की तरह शरीर को खींच सकते हैं। फिर चोआ ने उन ऑर्डर ब्रेकर्स की तुलना रेगुलर अवेकेंड जॉब्स से की। उसने बताया कि नॉर्मल जॉब्स में स्किल्स 4 रैंक्स में बंटी हैं, सी, बी, ए और एस, जबकि ऑर्डर ब्रेकर्स के पास सिर्फ जेड रैंक स्किल्स होती हैं जो उस रैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह बाहर हैं। चोआ ने कहा कि इन्हीं रेयर एक्सक्लूसिव स्किल्स की वजह से ऑर्डर ब्रेकर्स के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। उसने चेताया कि अगर किसी ऑर्डर ब्रेकर की एबिलिटीज दुश्मन को पता चल जाए तो वो अपना सबसे बड़ा फायदा खो देगा। इसीलिए उसके पिता ने उसे पहले डांटा था जब उसने उसकी स्किल्स के बारे में पूछने की कोशिश की। उसने सीरियसली देखा और जोड़ा कि वो ऑर्डर ब्रेकर्स में भी एक इरेगुलर एग्जिस्टेंस है। उसने जो ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से वो पहले ही कम से कम 3 अलग स्किल्स यूज कर सकता है और उनमें से 2 नॉर्मली सिर्फ एलिमेंटलिस्ट्स के लिए पॉसिबल हैं। यह सुनकर इत्सुकी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया जब उसे एहसास हुआ कि टीचर वहां नहीं है। उसने मन में सोचा कि अगर चोआ उसके बारे में बात करती रही तो मुश्किल होगी। इत्सुकी ने फिर आखिरी जॉब के बारे में पूछा, जोड़ा कि उसने वो पहले कभी नहीं देखी। यह सुनकर चोआ ने काम एक्सप्रेशन बनाए रखा और कहा कि वो उसे तभी बताएगी जब वो एक्चुअली देखेगा। उसने जोड़ा कि यह उसकी सजा है क्योंकि वो उसे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताता। यह सुनकर इत्सुकी ने धीरे से सांस छोड़ी और बस ठीक है कहा। जैसे चोआ मुड़ी, उसने याद दिलाया कि जिन स्टूडेंट्स को उसने बचाया था वो अब सेफ हैं। फिर उसने पूछा कि अब वो क्या करने का सोच रहा है। इत्सुकी ने जवाब दिया कि स्टेज को कुछ बार और क्लियर करने का सोच रहा है। चोआ ने तेजी से उसे देखा। उसने पूछा कि क्या वो सच में कुछ नहीं जानता। समझाया कि स्टेजेस के कूल डाउन टाइम्स होते हैं। उसने चेताया कि इस स्टेज का कूल डाउन खासतौर पर लंबा है, यानी कम से कम 2 दिन तक दोबारा एंटर नहीं कर सकता। यह सुनकर इत्सुकी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने जोर से सोचा कि कूल डाउन टाइम्स सच में होते हैं। उसे एहसास हुआ कि इसीलिए किनोशिदा स्टेजेस पर मोनोपोली रखता है। दृढ़ता के साथ उसने डिसाइड किया कि अगर क्लियर ऑर्ब की पैसिव इफेक्ट नहीं बढ़ा सकता तो लॉट्स बर्स्ट की पावर बढ़ाएगा। इत्सुकी ने मुड़कर चोआ से पूछा कि क्या कोई ऐसा स्टेज है जो डिजास्टर बीस्ट से भरा हो। चोआ ने एक पल सोचा, कोई ऐसा स्टेज याद करने की कोशिश की। फिर उसने कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ उसके लिए एक स्टेज चुना। उसने समझाया कि उस स्टेज में डिजास्टर बीस्ट्स के लेवल्स ज्यादा नहीं हैं, लेकिन उनकी संख्या बेशुमार है। उस जगह का नाम था लोकस्ट वेस्टलैंड। चोआ ने समझाया कि कम से कम 100 लोकस्ट टाइप डिजास्टर बीस्ट्स हैं, कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी, और कई अवेकेंड लोग सिर्फ उनकी तादाद देखकर ही पीछे हट जाते हैं। फिर उसने सीरियसली पूछा कि वो क्या करने का प्लान है, क्योंकि एओआई स्किल्स के बिना बहुत मुश्किल होगा। जो नहीं जानते उनके लिए एओई यानी एरिया ऑफ इफेक्ट, यानी एक साथ बड़े इलाके पर असर करने वाले हमले। इत्सुकी ने दृढ़ता से जवाब दिया कि वो जाएगा। मन में उसे याद आया कि उसने अब तक चोआ के सामने लोटस बर्स्ट यूज नहीं किया, इसलिए उसे नहीं पता कि उसके पास एरिया अटैक है। हैरान चोआ ने फिर पूछा कि क्या सच में जा रहा है। उसने फिर याद दिलाया कि एओई स्किल्स के बिना बहुत कठिन होगा, लेकिन इत्सुकी ने कहा चिंता न करे, वो ठीक रहेगा। पास के कुछ अवेकेंड लोगों ने हैरानी से सुना। एक ने पूछा कि क्या वो सच में लोकास्ट वेस्टलैंड जा रहा है, और कहा कि उसे डर का कोई एहसास नहीं है। दूसरे ने फुसफुसाया कि जब किनोशिदा रेई को ओगा की खबर मिलेगी तो वो जरूर आएगा। ग्रुप ने जल्दी निकलने का फैसला किया। कहा कि क्रॉस फायर में फंसने से पहले निकल जाते हैं। कुछ मिनट बाद किनोशिदा रेई वहां पहुंचा और खाली जगह को देखा। उसने हैरानी से पूछा कि एक भी इंसान क्यों नहीं है। पीछे सूट पहना बॉडीगार्ड खड़ा था, जिसने रिपोर्ट किया कि टारगेट कहीं चला गया। किनोशिदा रेई ने पूछा कि यह कैसे पॉसिबल है। टारगेट के एंटर किए सिर्फ 30 मिनट हुए थे, फिर भी टारगेट ने फ्लेमिंग रॉक एग्जीक्यूशन ग्राउंड क्लियर कर दिया। बॉडीगार्ड ने कहा कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच लगता है। फिर उसने पूछा कि अब किनोशिदा क्या करेगा। किनोशिदा रेई ने दांत पीसे और कहा कि टारगेट उसे बेवकूफ बना रहा है। फिर बोला कि अगर टारगेट ने स्किल्स यूज की हैं तो मैजिक के निशान अभी भी बचे होंगे।
उसने बॉडीगार्ड को हुक्म दिया कि हॉर्न को कांटेक्ट करे और टारगेट को ट्रैक करवाए। किनोशिदा रेई ने गुस्से में चिल्लाया कि टारगेट को हर हाल में जिंदा पकड़ा जाए, उसे बताएगा कि जीता जागता जहन्नुम क्या होता है। उसी वक्त मशीनरी से भरी एक अंधेरी गली में एक आदमी दीवार से पीठ लगाए छाया में छुपा था। उसके मन में घबराहट की आवाजें गूंज रही थीं। उसे पछतावा था कि उसने असैसिनेशन रिक्वेस्ट क्यों ली। उसने खुद से कहा कि उसे नहीं पता था कि किनोशिदा रेई का सबोर्डिनेट इतना ताकतवर है, और खुद को कोसा कि यह काम क्यों एक्सेप्ट किया। वो आदमी जमीन पर बैठ गया, थका हुआ और कांपता हुआ, भारी सांसें लेता रहा और माना कि अर्थ एस्केप टेक्निक के बिना मारा जाता। पसीना उसके चेहरे से टपका जैसे उसने सांस ली। उसने धीरे से कोने से झांका और फुसफुसाया कि इतनी दूर आ गया तो अब सेफ होना चाहिए। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जैसे उसने सावधानी से चारों तरफ देखा। अचानक एक विशाल बीस्ट ने उस पर छलांग लगाई, जबड़े पूरे खुले हुए। मॉन्स्टर के तेज दांत और चमकती लाल आंखें उसे दिखीं जैसे उस पर हमला हुआ। रिएक्ट करने से पहले जीव ने उसे जमीन पर दबा दिया। उसके गले में जबड़े दबने से उसकी सांस रुकी। पास से एक आवाज आई, शांत लेकिन ठंडी। बोलने वाला करीब आया और नीचे देखा। उसने डेथ नाम के बीस्ट को हुक्म दिया कि पकड़ ढीली करे। उस आदमी को कुछ कहना लगता है। विशाल वुल्फ जैसा जीव थोड़ा हटा, जैसे वो आदमी उसके नीचे बेबस पड़ा था। घायल आदमी जमीन पर पड़ा था, चेहरे पर खून था। कांपती डरी आवाज में उसने पूछा कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढा। उसके सामने लंबे बालों वाले उस कोट पहने आदमी ने शांति से समझाया। उसने कहा कि उनके बीस्ट डेथ की सूंघने की क्षमता बेहद तेज है। यह जीव उस जैसे लोगों से आने वाली मौत की महक को डिटेक्ट कर सकता है। वो आदमी वही हंड था जिसका जिक्र किनोशिदा रेई ने किया था। उसका नाम था चार्ल्स। वो आगे बढ़ा, चलते हुए हैट को टिप किया। उसने कहा कि डेथ उनसे निकलने वाली मौत की खुशबू सूंघ सकता है। डर से भरे घायल आदमी ने जान की भीख मांगी, रोते हुए गिड़गिड़ाया कि उसे न मारे। चार्ल्स ने ठंडी मुस्कान के साथ नीचे देखा। उसने कहा कि यह रिक्वेस्ट मुश्किल है क्योंकि मिस्टर किनोशिदा नाराज होंगे। उसने जोड़ा कि डेथ ने बहुत लंबे समय से इंसानी गोश्त नहीं खाया। फिर चार्ल्स की आंखें लाल चमकी। उसने तेज हुक्म दिया, डेथ को कहा कि खाने का वक्त है। विशाल काले वोल्फ ने छलांग लगाई, जबड़े खुले, दांत नंगे, जोर से दहाड़ता। एक पल बाद उसने उस आदमी को खा लिया। वोल्फ उस लंबे बालों वाले ट्रेंच कोट पहने आदमी के पास खड़ा था। आदमी ने उसे शांति से देखा और कहा कि आखिरकार लेवल अप हो गया। एक चमकती नीली पैनल आई जिस पर जीव की डिटेल्स दिखीं। डेथ हाउंड लेवल 16, स्किल 1 डेथ स्मेल सी रैंक, किसी इलाके में सभी मैजिक ट्रेसेस डिटेक्ट करता है और मैजिक सोर्स पहचानता है। स्किल 2 रिस्पॉन्ड डिजायर बी रैंक, शिकागामी के मरने के बाद उसका रिस्पॉन्ड टाइम बहुत कम हो जाता है। स्टैट्स अटैक 250, एगिलिटी 250, मैजिक 150। तभी उस आदमी का फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने स्क्रीन देखी और कॉल उठाई। दूसरी तरफ वाले को कहा कि वहां का काम खत्म हो गया। जैसे सुना उसका एक्सप्रेशन बदला। उसने पूछा कि क्या होगा, बुरी तरह घायल हो गया। जोर से सोचा कि किसने उस जिद्दी होगा कि कमजोरी पर वार किया। आखिर में जवाब दिया कि समझ गया और कहा कि रास्ते में है। कॉल खत्म की और वुल्फ की तरफ मुड़ा। एक छोटे जेस्चर के साथ कहा कि नया शिकार आया है। चलने का हुक्म दिया।